दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा देश जहां एक भी नशीली चीज नहीं बिकती? जी हाँ दोस्तों, ये वही देश है जहां कभी अंग्रेजों की हुकूमत नहीं रही, कभी विदेशी आक्रमण नहीं हुए। हम बात कर रहे हैं भारत और चीन जैसे विशाल और ताकतवर देशों के पड़ोस में बसा देश नेपाल की, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली से बस 600 किलोमीटर ही दूर है। दुनिया के सबसे गरीब देशों में शामिल नेपाल की अर्थव्यवस्था आर्थिक मदद और पर्यटन पर निर्भर करती है, लेकिन आज हम इसके भूगोल या अर्थव्यवस्था के बारे में नहीं, बल्कि इतिहास, सुनहरे कल्चर, सियासत, रोजगार, शिक्षा और हाल ही में चल रहे युवाओं में भड़के गुस्से की असली वजह के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, नेपाल देश का नाम वैदिक काल के रिकॉर्ड से लिया गया है और भगवान गौतम बुद्ध से जुड़ा हुआ है। नेपाल मतलब होता है पर्वत की रक्षा करने वाला क्षेत्र या पहाड़ों का देश। वहीं नेपाल को सबसे ज्यादा हिंदू आबादी वाला राष्ट्र भी माना जाता है, क्योंकि नेपाल में सनातन धर्म की संख्या 81% मानी जाती है। हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा देश जिसने सदियों तक अपनी पहचान बचाए रखी। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल एक अलग राष्ट्र कैसे बन गया? 18वीं सदी में शाह वंश के राजा पृथ्वी नारायण शाह ने छोटे छोटे रियासतों को मिलाकर आधुनिक नेपाल की नींव रखी थी। दोस्तों, नेपाल की राजनीति काफी दिलचस्प है। 1990 में यहाँ बहुपार्टी लोकतंत्र आया, फिर 2008 में राजशाही खत्म होकर नेपाल संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बन गया और अब देश की सरकार का नेतृत्व प्रधानमंत्री करते हैं। लेकिन राजनीति अर्थव्यवस्था हमेशा से ही अस्थिर बनी रही और सरकारें अक्सर बदलती ही रही। अब बात करते हैं शिक्षा और रोजगार की, तो नेपाल की लिटरेसी रेट करीब 71% है और युवाओं में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो बढ़ ही रही है, लेकिन रोजगार के अवसर अभी भी सीमित है। यही कारण है कि लाखों नेपाली युवक विदेशों में, खासकर भारत, खाड़ी देशों में और मलेशिया जैसे देशों में जाकर नौकरी के लिए मजबूर रहते हैं। नेपाल में आए दिन प्रदर्शन और विरोध देखने को मिलते हैं। वजह है बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता। जनता चाहती है स्थायी सरकार, रोजगार, विकास, लेकिन नेताओं के बीच की खींचातान ने हमेशा से ही हालात को उलझाए रखा। नेपाल में हाल ही में चल रहे 2025 के जनरेशन जेड, जो कि जेन ज़ी प्रदर्शनों ने देश की राजनीति में गहरा बदलाव ला दिया। ये प्रदर्शन मुख्य रूप से सोशल मीडिया बैन, करप्शन और पॉलिटिकल लीडर्स की बढ़ती प्रॉपर्टी के खिलाफ था। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू सहित कई शहरों में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए, जो कि धीरे धीरे हिंसक हो गए। पुलिस की कार्रवाई में 19 से अधिक प्रदर्शनकारी मारे गए, जिसमें आक्रोश और बढ़ गया। नतीजन ये हुआ कि प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद सुशीला कार्की, जो कि नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री, ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया और देश में राजनीतिक स्थिरता लाने की भी कदम उठाए। प्रदर्शनकारियों ने काठमांडू के संसद भवन में घुसकर तोड़फोड़ जरूर की और कई सरकारी इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया। इसके नतीजतन सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रतिबंध हटा लिया और आगामी चुनावों की भी घोषणा कर दी। इसके बाद जनरेशन जेड, जो कि जेन ज़ी, जिन्हें पूरा देश उपद्रवियों के नाम से जाने लगा, वही जेन ज़ियों ने, युवाओं ने आगे आकर सड़कों से कचरा हटाया, सरकारी इमारतें और पार्कों को साफ किया। इस पहल से ये संदेश गया कि सिर्फ विरोध करना ही नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाना भी बहुत जरूरी है। युवा प्रदर्शनकारियों ने न सिर्फ शहरों की साफ सफाई की, बल्कि स्थानीय लोगों को भी इसमें शामिल किया और समाज में एकजुटता और जिम्मेदारी का उदाहरण भी पेश किया। इस कदम से ये दिख गया कि नेपाल में युवा सिर्फ राजनीति ही नहीं, बल्कि सामाजिक बदलाव लाने में भी सक्रिय है। वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा रहे हैं। नेपाल की कहानी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ लोकतंत्र का अपनाना काफी नहीं होता। असली विकास तब होता है जब जनता में रोजगार, स्थिर शासन मिले। और यही वजह है कि नेपाल के लोग बार बार सड़कों पर उतरकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं।